बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बंदेलखंड के एक शहर में एक सेठ रहा करता था। वो बहुत मालदार था। उसकी कई हवेलियां थी, जमीन जायदाद थी। किस्सा कोता उसके घर कुंचन बरस रहा था। उसके चार बेटे थे, चारों खूबसूरत, सजीले जवान, अक्लमंद और दाना। जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेठ ने दूर अंदेशी का इम्तिहान लेने के लिए अपनी बहू से एक सवाल पूछा। बहू, ये बताओ कि कौन से दिन अच्छे होते हैं। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, गर्मी के दिन बहुत अच्छे हैं। उस वक्त न सर्दी की परेशानी रहती है और न बरसात का कीचड़। दिन बहुत अच्छा कट जाता है, रात को बाहर सो सकते हैं। नगर सेठ बहुत अच्छा कहकर खामोश हो गया। लेकिन जब दूसरे बेटे की शादी हुई तो भी उसने नई बहू के सामने भी वही सवाल रखा। उसने जवाब दिया, पिताजी, दिन तो बरसात के अच्छे होते हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और सावन में झूले डालकर झूलने का तो मजा ही निराला होता है। चढ़े हुए दरिया और नदी नाले देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है। सेठ उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गए। लेकिन जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो उसने अपनी बहू से भी यही सवाल किया। उसने कहा, पिताजी, दिन तो सर्दी के भले होते, सर्दी हो तो गर्म कपड़े पहनकर जहां चाहे घूमो फिरो, मीठी मीठी धूप के मजे लूटो, और रात को गुदगुदे बिस्तर में लिहाफ ओढ़कर सोया जा सकता है। इसलिए सर्दी के दिन बहुत अच्छे होते। नगर सेठ बहू की बात सुनकर भी चुप हो गए। चंद माह बाद जब चौथे बेटे की शादी हुई और बहू घर आई तो सेठ ने यही सवाल छोटी बहू से भी किया। उसने बड़ी हलीमी और इनकसारी से जवाब दिया, पिताजी, दिन वही अच्छे होते हैं जो सुख से गुजर जाए। चौथी बहू का जवाब सुनकर नगर सेठ का चेहरा मुस्कुरा उठा। वो खुश होकर बोला, हाँ, ये हुआ ना जवाब। तकदीर का खेल भी अजीब होता है। कहीं धूप होती है तो कहीं छाँव, कहीं गुर्बत आती है तो कहीं तवंगरी। इस तरह सुल्तान आसमानी के दिन भी फिर गए। न जाने किस बात पर राजा का मजाज बरहम हो गया और वो सेठ से बदजन हो गया। उसने उसे शहर छोड़ जाने का हुक्म दिया। नगर सेठ जिस हालत में हो उसे और उसके सारे खानदान को देश बदर कर दिया जाए। उसका कोई भी बहू बेटा शहर में नजर न आए। हाकिम ने जाकर नगर सेठ को राजा का हुक्म सुना दिया। सबकी तलाशी दी गई और घर से एक तिनका तक उठाने का हुक्म न था। 3 कपड़ों के साथ खाली हाथ उन्हें शहर से निकल जाना था। जब सब बाहर निकल गए तो छोटी बहू सामने आई। उसके हाथ में हांडी थी। उसमें शेर भर यानी 1 किलो के करीब गुंदा हुआ आटा रखा था। जब सिपाही ने उससे हांडी छीनी तो उसने कहा, श्रीमान जी, मैं सबसे छोटी बहू हूँ। सबसे छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी। बाकी सब खा चुके हैं। कृपा करके या तो पहले मुझे खाना पकाकर खा लेने दो या फिर ये आटा मुझे साथ ले जाने दो। राजा का हुक्म था कि उन्हें फौरन शहर बदर कर दिया जाए। लिहाजा सिपाही ने बहू को आटे की हांडी ले जाने दी। नगर सेठ अपने खानदान के अफराद के साथ एक काफिले की शक्ल में आगे बढ़ने लगे। ये कारवां एक मकाम से दूसरे मकाम पर कूच करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में वो एक जगह सुस्ताने बैठ गए। उस वक्त धूप बहुत तेज थी और लोह के थपेड़े जिस्म को झुलसाए जा रहे थे। परेशानी के आलम में बड़ी बहू के मुंह से अचानक निकल आया, हाय कितनी गर्मी है, जिस्म भुना जा रहा है। सेठ ने बहू की बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ, खस की टिट्टी क्यों नहीं लगवा लेती ताकि आराम मिले। बहू चिढ़कर खामोश हो गई। चंद रोज बाद बरसात का मौसम आ गया। बादल घिर आए, हवा चली और उसके साथ ही पानी बरसने लगा। थोड़ी देर बाद ऐसी मूसलाधार झड़ी लगी कि सब लोग पनाह लेने भागे। दूसरी बहू उसी जंगल बयाबा में एक छोटी सी झोपड़ी में आकर बहुत दुखी हुई। सेठ से रहा न गया। उसने उसकी जानब रुख करके आस्था से कहा, बहू, आज तो बरसात में झूले डालकर झूलने में मजा आ जाएगा। दूसरी बहू छींप सी गई। रात हुई, पानी थम गया, लेकिन जंगल के खुले माहौल की वजह से सर्दी बढ़ गई। सबके दांत बजने लगे। तीसरी बहू भी मारे सर्दी के ठिठरती जा रही थी। उसे ठिठरते देखकर सेठ ने तीर छोड़ा। बहू घबराती क्यों हो, गुदगुदे बिस्तर में जाकर लिहाफ ओढ़कर क्यों नहीं सो लेती। ये सुनकर बहू मारे शर्म के जमीन में गड़ गई। छोटी बहू ने कंडे जलाए और साथ लाए आटे की रोटियां सेक कर सबको दी। सबने 2-2 रोटियां खाकर पेट भर लिया। वो आटे में एक लाल भी छुपा कर लाई थी। उसने उसे अपने शौहर को दिया। फिर यूं कहा, करीबी गांव में उसे गिरवी रखकर कुछ रुपया लिया और साथ ही घर का जरूरी सामान भी खरीद रहा। उसका शौहर गांव में गया, एक साहूकार के पास लाल बेच दिया।
₹300 लेकर जरूरी सामान लेकर आ गया। दूसरे दिन वो एक दूसरे शहर में पहुंच गए। वो एक मंदिर में जाकर ठहरे। सेठ ने उस लाल से कमाए रुपए के जरिए अपना कारोबार शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना कारोबार फैला दिया और चारों लड़के भी सख्त मेहनत मशक्कत करने लगे। आखिर चंद बरस बाद उसने वहां अपनी हवेली बना ली और देखते ही देखते वो अपने नए शहर का भी बड़ा सेठ बन गया। मगर ये शहर भी राजा की सल्तनत में शामिल था। राजा को जब उसका इल्म हुआ तो वो उसकी हवेली के घर चक्कर लगाने आया। उसने वहां कान लगाकर सुना, सेठ का बड़ा लड़का कह रहा था, मेरे लिए पान लेकर आ। इतनी रात को पान खाने की क्या तुक है? चूना नहीं है, बहू ने जवाब दिया। तो क्या हुआ? मेरे कान की बाली में एक पका मोती है, उसको जलाकर मेरा पान लगा। जब राजा ने ये गुफ्तगू सुनी तो वो दांतों तले उंगली दबा कर रह गए कि ये सेठ कैसा आदमी है जो आन की आन में इतना मालदार और खुशहाल हो गया। अल-अस्बाही राजा ने सेठ को पकड़वा कर बुलवा लिया और पूछा, बताओ बड़ा कौन है, हम या तुम? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बड़े तो आप हैं महाराज। क्या आप और कहा मैं एक मामूली सेठ? साफ साफ जवाब दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बहू बेटों समेत जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने डांट कर कहा, जैसा हुक्म सरकार, कल आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सेठ ने जवाब दिया। सेठ ने घर आकर सारी बात सुनाई तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप महाराज से कहलवा दें कि इस छोटे से सवाल के जवाब में कह दूं, मेरी छोटी बहू देगी। वो उसके लिए रनवास परवाएं और लवाने के लिए पालकी भेजी। राजा ने वही सब कुछ किया। जब लोग दरबार में पहुंच गए तो राजा ने पूछा, बड़ा कौन है, हम या तुम्हारे ससुर? छोटी बहू ने जवाब दिया, बड़े आप ही हैं महाराज। हम बड़े कैसे हो सकते हैं? आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की जायदाद जब्त कर सकते हैं। हम सबको देश पदर कर सकते हैं और अपनी हिम्मत और मेहनत से हम फिर खुशहाल हो जाए तो फिर जेल की हवा खिलाने की धमकी दे सकते हैं। राजा ने बात टोकते हुए कहा, बड़ा वो क्यों नहीं जो पक्का मोती जलाकर उसकी राख से पान खाना चाहता था? ये तो सब वक्त की बात है महाराज, छोटी बहू ने जवाब दिया। हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर दिन एक जैसा मानते हैं। ये जवाब सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने फौरन सेठ की जब्त शुदा सारी जायदाद लौटा दी, उसे दोबारा शहर में बाइज्जत वापस बुला लिया और यूं ये कहानी खत्म हुई। देखा दोस्तों, अकल से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर अकल का सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। और आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह।